नमस्कार बच्चों, गुरुकुल क्लासेस में आप सभी का फिर से स्वागत है। बच्चों, हमने हमारा जो व्याकरण का पार्ट है, फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है भाषा और व्याकरण, चला हुआ है और उसका फर्स्ट पार्ट हम जो है कर चुके हैं। आज हम उसका सेकंड पार्ट में जो है भाषा के अंतर्गत जैसे बोली, उपभाषा, लिपि, साहित्य, व्याकरण इत्यादि के बारे में जानकारी लेंगे। बच्चों देखो, फर्स्ट आता है बोली। फर्स्ट है बोली। बोली किसे कहते हैं? देखिए, बोली किसी सीमित क्षेत्र में यानी किसी क्षेत्र विशेष में सीमित दायरे में बोले जाने वाली भाषा को जो है बोली कहते हैं। बोली का जो क्षेत्र होता है वो सीमित और अल्प विकसित होता है। बोली के अंतर्गत हम कोई भी साहित्य रचना नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इसका जो दायरा होता है वो कम होता है। इसके अंतर्गत हम केवल लोकगीत या लोक कथाएं ही मौखिक रूप से कर सकते हैं। हमारे 18 बोलियां जो है बोली जाती हैं, जिसमें बुंदेली, अवधी, भोजपुरी इत्यादि। नेक्स्ट आता है हमारा उपभाषा, यानी उपभाषा किसे कहते हैं? उपभाषा। उपभाषा बच्चों, उपभाषा का जो क्षेत्र होता है वो बोली से बड़ा होता है। उपभाषा का क्षेत्र जो है बोली से बड़ा होता है और उपभाषा के अंतर्गत हम साहित्य रचना कर सकते हैं। उपभाषाओं के अंतर्गत हम साहित्य रचना जो है कर सकते हैं। एक उपभाषा की अनेक बोलियां जो है हो सकती हैं। यदि हम इनको वर्गों में बांटे तो उपभाषा को जो है 5 वर्गों में बांटा जा सकता है। जैसे हम डिवाइड कर रहे हैं। फर्स्ट है, इसको इरेज कर देता हूं। पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी हिंदी पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत बच्चों हमारे खड़ी बोली, खड़ी बोली, हरियाणवी, खड़ी बोली, हरियाणवी, ब्रजभाषा, ब्रजभाषा, बुंदेली, बुंदेली, कन्नौजी, कन्नौजी इत्यादि को रखते हैं। दोबारा हम पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत खड़ी बोली, हरियाणवी, ब्रजभाषा, बुंदेली, कन्नौजी इत्यादि को रखा जाता है। सेकंड आता है पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी, पूर्वी हिंदी के अंतर्गत जो है हम अवधी, बघेली, अवधी, बघेली,
छत्तीसगढ़ी, छत्तीसगढ़ी इत्यादि को रखते हैं। थर्ड है राजस्थानी, राजस्थानी के अंतर्गत मारवाड़ी, मारवाड़ी, मेवाती, मारवाड़ी, मेवाती, मालवी, जयपुरी, जयपुरी इत्यादि को रखते हैं। पहाड़ी हिंदी, फोर्थ पॉइंट, पहाड़ी हिंदी, इसके अंतर्गत जो है गढ़वाली, गढ़वाली, कुमाऊनी, कुमाऊनी इत्यादि को रखा जाता है। और फिफ्थ नंबर पर आता है मागधी, मागधी के अंतर्गत मगही, मगही, भोजपुरी, अंबिका इत्यादि को रखा जाता है। बच्चों ये थी हमारी उपभाषाएं और उनकी बोलियां। उसके बाद बच्चों हमारा जो नेक्स्ट आता है, मैं इसको इरेज कर रहा हूं, नेक्स्ट है बच्चों लिपि। लिपि, लिपि किसे कहते हैं? देखिए लिपि के अंतर्गत मुख से उच्चरित ध्वनियों को लिखित रूप देना, यानी जो ध्वनियां हमारे मुख से उच्चरित होती हैं, उत्पन्न होती हैं, उनको हम लिखते हैं, उसे लिपि कहते हैं। लिपि के अंतर्गत जो है एक भाषा की यानी अनेक भाषाओं की एक लिपि हो सकती है, जैसे संस्कृत है, संस्कृत, मराठी, नेपाली, संस्कृत, मराठी, नेपाली, गुजराती और हिंदी। बच्चों इन सब की यदि हम लिपि की बात करें तो इन सब की लिपि क्या है? देवनागरी। क्या बच्चों? देवनागरी। उर्दू की लिपि, उर्दू की लिपि जो है फारसी। पंजाबी की लिपि गुरुमुखी, अंग्रेजी की लिपि रोमन और जर्मन की लिपि रोमन। दोबारा बोलो, पंजाबी की लिपि गुरुमुखी, अंग्रेजी की लिपि रोमन, जर्मन की लिपि रोमन, फ्रेंच की लिपि रोमन। लिपि के अंतर्गत यानी उसके बाद जो हम करेंगे वो है लिपि की आवश्यकता। हमें लिपि की आवश्यकता क्यों हुई? नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों लिपि की आवश्यकता। यदि हमें लिपि की आवश्यकता होती क्यों है? हमें अपने ज्ञान को
विचारों को और भावों को स्थिर रखने के लिए, स्थायी रखने के लिए और उनको विस्तृत बनाने के लिए हमें लिपि की आवश्यकता महसूस हुई, जिसके कारण हमें लिपि यानी भाषा को एक लिपिबद्ध जो है कर दी। लिपि, दोबारा से फिर मैं रिपीट कर रहा हूं, लिपि की आवश्यकता क्यों हुई है हमें, यानी हमें अपने ज्ञान को, हमें अपने विचारों को, हमें अपने भावों को स्थिर बनाने के लिए, स्थायी बनाने के लिए और विस्तृत बनाने के लिए जो है लिपि की आवश्यकता होती है। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट आता है हमारा साहित्य। बच्चों साहित्य किसे कहते हैं? साहित्य के अंतर्गत क्या होता है, यानी साहित्य क्या होता है? ज्ञान के संचित कोश को, ज्ञान के संचित कोश को साहित्य कहते हैं। साहित्य दो प्रकार का होता है। फर्स्ट होता है गद्य साहित्य और सेकंड होता है पद्य साहित्य। साहित्य के दो भेद हैं। साहित्य, ज्ञान के संचित कोश को हम साहित्य कहते हैं। साहित्य के अंतर्गत गद्य और पद्य, उसके दो भाग हैं। गद्य किसे कहते हैं? गद्य के अंतर्गत जो है कोई साहित्यकार होता है, यानी जब कोई साहित्यकार आम बोलचाल की भाषा में या सामान्य भाषा में कोई रचना लिखता है, उसे गद्य साहित्य कहते हैं। गद्य साहित्य के अंदर कौन कौन सी जो है रचनाएं आती हैं? जैसे कहानी है, नाटक है, उपन्यास है। कहानी, नाटक, उपन्यास, पत्र, निबंध इत्यादि, ये सब जो है हमारे गद्य साहित्य के अंतर्गत आते हैं। हमारे गद्य साहित्यकार जो हुए हैं उसके अंदर मुंशी प्रेमचंद, यदि हम बात करें गद्य साहित्यकार, गद्य साहित्यकार के अंतर्गत मुंशी प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद बहुत ही प्रसिद्ध गद्य साहित्यकार हुए हैं। उन्होंने अनेक रचनाएं लिखी, जिसके अंतर्गत मानसरोवर, गोदान, गोदान इत्यादि उनकी प्रमुख रचनाएं जो है हुई हैं। यदि हम लिख रहा हूं मानसरोवर, गोदान प्रमुख रचनाएं हुई हैं। उसके बाद आता है हमारा जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद जी हमारे हिंदी के प्रसिद्ध जो है साहित्यकार हुए हैं। उनकी रचनाओं में यदि हम देखें, उनकी रचना जो है आंसू बहुत ही प्रमुख रचना रही है। रामधारी सिंह दिनकर, रामधारी सिंह दिनकर, इनकी प्रमुख रचना उर्वशी। यानी इस प्रकार से अनेक साहित्यकारों ने साहित्य लिखने के अंतर्गत जो है अपनी अपनी जो है महत्वपूर्ण और अहम भूमिका निभाई है। उसके बाद बच्चों हम आते हैं हमारा पद्य साहित्य। पद्य साहित्य
पद्य साहित्य। पद्य साहित्य के अंदर बच्चों देखिए, जैसे कि जो कवि होता है कुछ तुकों के माध्यम से, कुछ लय के माध्यम से, यानी तुकबंदी के द्वारा जो रचना बनाता है या जो रचना बनती है उसको हम पद्य कहते हैं। पद्य के अंदर अंतर्गत जो है कविता पाठ इत्यादि का जो है अध्ययन किया जाता है। इसके अंतर्गत जैसे दोहा, छंद, दोहा, छंद, पद, कविता, दोहा, छंद, पद, कविता, शवैया इत्यादि का अध्ययन जो है हम पद्य साहित्य के अंतर्गत करते हैं। पद्य साहित्य के अंतर्गत जो हमारे प्रमुख कवि रहे हैं उसमें जैसे कबीरदास जी हैं। कबीरदास जी की प्रमुख रचना हुई है बीजक, जिसमें उन्होंने अनेक दोहे लिखे हैं। बहुत ही प्रसिद्ध रचना है। तुलसीदास जी ने अपने प्रमुख रचनाओं के अंतर्गत जैसे रामचरितमानस है, रामचरितमानस उनकी बहुत ही प्रसिद्ध रचना हुई है, जिसको उन्होंने अवधी भाषा में लिखा। रामचरितमानस की भाषा क्या है? अवधी। उसके बाद उन्होंने कवितावली, गीतावली, गीतावली और विनय पत्रिका इत्यादि की रचना की। विनय पत्रिका इत्यादि की रचना की, जिसकी जो भाषा है वो ब्रज भाषा। बच्चों ये हमारे पद्य के अंतर्गत जो है अनेक प्रसिद्ध कवि हुए। उसके बाद आता है हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है व्याकरण। व्याकरण व्याकरण सबसे पहला प्रश्न है, व्याकरण किसे कहते हैं? व्याकरण किसे कहते हैं? व्याकरण वह शास्त्र है जिसके अंतर्गत नियमों को निर्धारित कर भाषा के शुद्ध रूप का, भाषा के शुद्ध प्रयोग का ज्ञान प्राप्त करता है। अर्थात व्याकरण वह शास्त्र है जिसके अंतर्गत हम बोलना, लिखना और पढ़ना, व्याकरण वह शास्त्र है जिसके अंतर्गत हम है भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान प्राप्त करते हैं। बोलना, लिखना और पढ़ना सीखते हैं। बच्चों भाषा के 4 अंग हैं। यदि हम ये नहीं सॉरी व्याकरण के 4 अंग हैं। बहुत सी पुस्तकों में आपको जो है व्याकरण के 3 अंग मिलेंगे। कौन कौन से हैं व्याकरण के 4 अंग? देखो, फर्स्ट है वर्ण विचार, वर्ण विचार। सेकंड है
शब्द विचार। थर्ड है पद विचार। और बच्चों फोर्थ है वाक्य विचार। देखिए फर्स्ट सबसे पहले हम आते हैं वर्ण विचार। वर्ण यानी ध्वनि। वर्ण यानी ध्वनि। वर्ण क्या होते हैं? वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और अधिक टुकड़े नहीं किए जा सकते, यानी वर्णों के जो है टुकड़े नहीं किए जा सकते। यदि हम बात करें तो वर्ण जो है, वर्ण का मौखिक रूप ध्वनि है। वर्ण का मौखिक रूप ध्वनि है और ध्वनि का लिखित रूप, ध्वनि क्या है? मौखिक रूप है और वर्ण क्या है? लिखित रूप है। क्योंकि जो हम बोल रहे हैं उनको लिखते हैं वो वर्ण। वर्ण विचार के अंतर्गत हम जो है इसके अतिरिक्त स्वर और व्यंजन का अध्ययन करते हैं। वर्ण विचार के अंतर्गत हम जो है स्वर और व्यंजन का अध्ययन करते हैं। दोबारा फिर बता रहा हूं, वर्ण यानी और ध्वनि में क्या अंतर है? ध्वनि जो है वर्ण का मौखिक रूप है और वर्ण जो है ध्वनि का लिखित रूप है। वर्ण के अंतर्गत हम स्वर और व्यंजन इत्यादि का अध्ययन करते हैं। बच्चों नेक्स्ट आता है हमारा शब्द। देखिए जब दो या दो से अधिक शब्द मिलते हैं तो वो किसी सार्थक शब्द का निर्माण करते हैं। किसी सार्थक शब्द का निर्माण करते हैं, जैसे लड़का। ठीक है बच्चों। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट आता है वो आता है पद। मैं इसको इरेज कर रहा हूं। पद। पद के अंतर्गत बच्चों देखिए, जैसे जब दो या दो से यानी जब कोई शब्द वाक्य में प्रयुक्त होने की, जब कोई शब्द वाक्य में प्रयुक्त होने की योग्यता प्राप्त कर लेता है तो पद बन जाता है। जैसे मैं यानी हम कह सकते हैं पद के अंतर्गत किसी शब्द को, यानी जब कोई पदवी मिल जाती है, जैसे कोई भी होता है उसको हम कोई पद का नाम दे देते हैं। देखिए जैसे मैंने लिखा है यहां पर लड़का, नेक्स्ट लिखा है आम। ठीक है, खाता, यानी ये सब क्या है? अलग अलग लिखे हैं मैंने, इन तीनों को अलग अलग लिखा है, यानी ये क्या है? शब्द। अब इन जैसे हम इनको लिखते हैं, मान लीजिए राम, आम, खाता है। राम, राम एक शब्द था, आम एक शब्द है, खाता है ये शब्द। अब इसको मैंने वाक्य में प्रयुक्त कर दिया, यानी राम आम खाता है, जो अपना एक अलग अर्थ दे रहा है। अब देखिए राम को एक पदवी मिल चुकी है, यहाँ पर राम को यहाँ पर एक पदवी मिल चुकी है। क्या पदवी मिल चुकी है? राम क्या है? यदि हम पद पीछे देते हैं तो राम क्या है? संज्ञा है। राम क्या है? संज्ञा है। लड़का क्या है? लड़का यानी जातिवाचक संज्ञा। राम क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ठीक है, उसके बाद राम संज्ञा है, पुल्लिंग है। पुल्लिंग है, एक वचन है। पुल्लिंग है, एक वचन है और इस कार्य को क्या है? करने वाला है, करता है, कार्य का करता है। यानी ये हमने इसको राम को पदवी दे दी। इसलिए पद विचार के अंतर्गत हम जो है इन सब का अध्ययन करते हैं। जैसे वर्ण के अंतर्गत वर्ण, स्वर, व्यंजन, शब्द के अंतर्गत शब्द के भेद, शब्दों की बनावट यानी उत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर, अर्थ के आधार पर। पद के अंतर्गत हम जो है पदों का यानी किस
प्रकार से शब्द जो है वाक्य में प्रयुक्त हो रहा है और वो पद बन जाता है। अब आता है हमारा वाक्य विचार। बच्चों, वाक्य विचार यानी शब्दों के सार्थक और व्यवस्थित, मैंने बोला है शब्दों के सार्थक और व्यवस्थित, शब्दों के सार्थक और व्यवस्थित समूह को वाक्य कहते हैं। वाक्य जो होती है हमारी सबसे बड़ी इकाई मानी गई है। भाषा की सबसे बड़ी इकाई जो है वाक्य होती है, सबसे छोटी इकाई जो है वो वर्ण होती है। अब इसके अंतर्गत वाक्य के अंतर्गत सार्थक, सार्थक नहीं होता है अर्थ सहित, यानी जिसका कोई ना कोई अर्थ जो है निकलता है। ठीक है बच्चों, अब वाक्य के अंतर्गत हम जो करते हैं वाक्य संश्लेषण, वाक्य विस्तार, जैसे वाक्य के भेद, वाक्य कौन कौन से भेद हैं इनका अध्ययन करेंगे। वाक्य विश्लेषण, वाक्य संश्लेषण इत्यादि का अध्ययन जो है हम वाक्य के अंतर्गत जो है करेंगे। इस प्रकार से बच्चों हम पूरे व्याकरण के बारे में जो है जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इन सभी का वर्णन हम डिटेल से आगे आने वाले चैप्टरों में करेंगे। तब तक के लिए आप सभी ने इन को जैसे ही आप अपनी नोटबुक लगाते हैं, नोटबुक के अंदर जो भी मुख्य बातें होती हैं आप उन बातों को लिखेंगे और अपनी एक फेयर नोटबुक के अंदर इन सबको एक होमवर्क के रूप में जो है लिखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।